द ग्रेट डीकपलिंग एक ऐसी घटना जिसे सबसे पहले 21वीं सदी की शुरुआत में देखा गया था, जब लेबर प्रोडक्टिविटी और मीडियन कंपनसेशन के बीच अंतर आने लगा था। वो अब 2030 के दशक में अपने तार्किक और दर्दनाक अंजाम तक पहुंच गई है। हम अब केवल एक मामूली अंतर नहीं देख रहे, हम एक स्ट्रक्चरल सेवरेंस यानी एक ढांचागत अलगाव देख रहे हैं। क्लासिकल दौर में इनकम का सर्कुलर फ्लो लेबर कंजम्पशन लूप पर निर्भर करता था, यानी वो सिद्धांत कि इंसानी मेहनत से वेजेज यानी मजदूरी पैदा होती है, जो बदले में उन चीजों की डिमांड बढ़ाती है जो प्रोड्यूस की गई हैं। जैसे जैसे डिजिटल बायोस्फीयर मैच्योर हो रहा है, ये लूप टूट चुका है। हम ऑटोनॉमस कैपिटल लूप के दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जहां मशीनें दूसरी मशीनों के लिए प्रोडक्शन करती हैं और जो वैल्यू पैदा होती है वो पूरी तरह से इंसानी मध्यस्थों को दरकिनार कर देती है। ग्लोबल वेल्थ की दिशा का अनुमान लगाने के लिए हमें सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि पेरेटो प्रिंसिपल यानी 80/20 रूल एक बहुत ही ज्यादा आक्रामक पावर और डिस्ट्रीब्यूशन में बदल गया है। एक ऐसी दुनिया में जहां इंटेलिजेंस की मार्जिनल कॉस्ट न के बराबर है, लेकिन सॉवरेन स्टैक यानी उसे चलाने के लिए जरूरी हार्डवेयर और एनर्जी की फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वहां वेल्थ सिर्फ जमा नहीं होती, वो जम जाती है। बिना किसी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन के ग्लोबल इकोनॉमी गणितीय रूप से विनर टेक ऑल इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है, जो एक ऐसी दुनिया बना रही है जिसे लेबर की क्लास से नहीं बल्कि कंप्यूटेशनल सॉवरेंटी के टियर्स यानी स्तरों से पहचाना जाएगा। रेंटियर इकोनॉमी 2.0 लैंड यानी जमीन से लेटेंसी तक। 18वीं सदी में डेविड रिकार्डो ने लैंडेड जेंट्री के बारे में चेतावनी दी, यानी वे लोग जो इनोवेशन या मेहनत के बजाय सिर्फ एक दुर्लभ संसाधन यानी जमीन के मालिक होने के नाते वेल्थ इकट्ठा करते थे। 2030 में हमने सिलिकॉन जेंट्री का उदय देखा है। ये रेंटियर इकोनॉमी 2.0 है। इस मॉडल में वेल्थ प्रोडक्ट बेचने से नहीं बल्कि उन फंडामेंटल एल्गोरिथमिक मॉडल्स के लिए एक्सेस टोल्स यानी प्रवेश शुल्क वसूलने से बनती है, जो आज की मॉडर्न लाइफ को कंट्रोल करते हैं। ये टोल्स एपीआई चॉक होल्ड्स के जरिए लगाए जाते हैं। अगर किसी देश की लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर और एनर्जी ग्रिड्स एक प्रोप्राइटरी न्यूरल आर्किटेक्चर द्वारा मैनेज की जाती हैं, तो उस आर्किटेक्चर का मालिक प्रभावी रूप से देश की जीडीपी पर हमेशा के लिए अपना अधिकार जमा लेता है। ये प्रॉफिट से रेंट की तरफ एक बदलाव को दर्शाता है। प्रॉफिट एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में कमाया जाता है, लेकिन रेंट एक बॉटलनेक को कंट्रोल करके वसूला जाता है। 30s के अंत में ग्लोबल इनइक्वालिटी का रास्ता इस बात से तय होगा कि इन बॉटलनेक्स को कौन कंट्रोल करता है। इस तरीकरण की गणितीय निश्चितता रिकर्सिव एडवांटेज के कॉन्सेप्ट पर टिकी है। जिनके पास हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स बनाने और जरूरी एनर्जी परमिट्स हासिल करने के लिए शुरुआती कैपिटल होता है, उन्हें एक ऐसी बढ़त मिल जाती है जिसे पार करना नामुमकिन है। उनके मॉडल्स तेजी से सीखते हैं, उनकी लागत कम होती जाती है और कॉम्पिटिटर्स को सोखने या खत्म करने की उनकी क्षमता एब्सोल्यूट हो जाती है। ये हमें जियोपॉलिटिकल रोड के एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां दो पूरी तरह से अलग इकोनॉमिक रियलिटीज उभर रही हैं। ट्रेजेक्टरी एट द वॉल्ड गार्डन मेगा स्टेट। पहली ट्रेजेक्टरी वॉल्ड गार्डन मॉडल है, एक हाइपर कंसंट्रेटेड मेगा स्टेट जहां संप्रभु सरकार और मुट्ठी भर ट्रिलियन डॉलर कंप्यूट मोनोपोलिस के बीच की रेखाएं धुंधली होकर एक अकेली और मोनोलिथिक एंटिटी बन गई हैं। इस सिनेरियो में नेशनल वेल्थ तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से नाम मात्र का है। एक वॉल्ड गार्डन में स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर की एक सब्सिडियरी के तौर पर काम करता है। इनविजिबल हैंड की जगह अब एक एल्गोरिथमिक हैंड ने ले ली है, जो इंडिविजुअल की प्रॉस्पेरिटी के बजाय सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए ऑप्टिमाइज करता है। यहाँ द ग्रेट डिकपलिंग पूरी तरह से एब्सोल्यूट है। टॉप 0.01% यानी स्टैक के मालिक प्रोडक्टिविटी गेन्स का 99% हिस्सा ले जाते हैं। बाकी बची हुई आबादी को मैनेज्ड सबसिस्टेंस की हालत में रखा जाता है। यह औद्योगिक युग की गरीबी नहीं है, ये एक हाईटेक गिल्डेड स्टैग्नेशन है। नागरिकों को एक बेसिक स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन उनके पास ऊपर बढ़ने के कोई अवसर नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑटोमेटेड इनकम्बेंट्स के साथ कंपीट करने के लिए कैपिटल की कमी है। इकोनॉमी एक क्लोज्ड लूप सिस्टम बन जाती है। एआई सामान बनाती है, एआई डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करती है और एआई ही जनता के सेंटीमेंट को भी मैनेज करती है, ताकि सोशल कोहेजन बना रहे। इस रास्ते पर रेंटियर इकोनॉमी 2.0 जीत गई है। स्टेट अब मार्केट्स को फैसिलिटेट नहीं करती, बल्कि मानव उपभोग के एक म्यूजियम की क्यूरेटर बन गई है, जिसे एक ऑटोमेटेड एम्पायर के रेंट से फंड किया जाता है। ट्रेजेक्टरी बी द डिसेंट्रलाइज्ड कोऑपरेटिव जोन। ये वैकल्पिक रास्ता डिसेंट्रलाइज्ड कोऑपरेटिव जोन यानी डीसीजेड है। यह रास्ता सिंगुलैरिटी के कारण पैदा हुई फिस्कल चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने का प्रतिनिधित्व करता है। इस मॉडल में स्टेट ने यह पहचान लिया है कि कंप्यूट एक पब्लिक यूटिलिटी है, ठीक वैसे ही जैसे 20वीं सदी में पानी या बिजली हुआ करती थी। डीसीजेड चैप्टर 5 में चर्चा किए गए यूनिवर्सल बेसिक कंप्यूट या यूबीसी फ्रेमवर्क्स का लाभ उठाता है। किसी एक एंटिटी को सॉवरेन स्टैक का मालिक बनाने के बजाय स्टेट ये मैंडेट देती है कि प्रति सेकंड सभी नेशनल फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस का 1% हिस्सा ओपन सोर्स कॉमन्स को एलोकेट किया जाए। ये छोटे स्तर के एंटरप्रेन्योर्स, लोकल कोऑपरेटिव्स और व्यक्तिगत क्रिएटर्स को वही इंटेलिजेंस सरप्लस एक्सेस करने की अनुमति देता है जो बड़े दिग्गजों के पास है। इस सिनेरियो में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा ग्रैनुलर है। इनइक्वालिटी अभी भी मौजूद है, लेकिन बेस लेवल सिर्फ गुजारे लायक वजीफा नहीं, बल्कि एक प्रोडक्शन क्रेडिट है। नागरिकों को सिर्फ प्रोडक्शन के फल यानी कैश देने के बजाय प्रोडक्शन, कंप्यूट, डेटा और एनर्जी के टूल्स देकर डीसीजेड क्लासिकल मार्केट जैसा माहौल बनाए रखता है। ये एक माइक्रो एजेंट इकोनॉमी को बढ़ावा देता है, जहां लाखों स्पेशलाइज्ड ह्यूमन क्यूरेटेड एआई आपस में कंपटीशन और कोलैबोरेशन करते हैं। ये ट्रेजेक्टरी वॉल्ड गार्डन के ठहराव से बचाती है और ये सुनिश्चित करती है कि सिंगुलैरिटी का रिकर्सिव एडवांटेज पूरे सोशल फैब्रिक में बटा हुआ हो। कॉग्निटिव डिस्प्लेसमेंट टैक्स यानी फिस्कल रिरूटिंग एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी के तौर पर
इन दो ट्रेजेक्टरीज के बीच का अंतर लगभग पूरी तरह से एग्रेसिव फिस्कल रूटिंग के इंप्लीमेंटेशन पर निर्भर करता है। इस मामले में सबसे जरूरी टूल है कॉग्निटिव डिस्प्लेसमेंट टैक्स या सीडीटी। ट्रेडिशनल टैक्सेशन लेबर इनकम टैक्स या कंजम्पशन सेल्स टैक्स पर आधारित होता है। पोस्ट लेबर इकोनॉमी में ये दोनों ही बेस खत्म हो जाते हैं। अगर कोई मशीन काम करती है तो टैक्स देने के लिए कोई इनकम नहीं होती, और अगर मशीन से बनी चीजें लगभग फ्री हैं तो टैक्स लगाने के लिए कोई कंजम्पशन वैल्यू नहीं होती। सीडीटी टैक्स का बोझ वैल्यू के सोर्स यानी इन्फ्रेंस पर शिफ्ट कर देता है। ऑटोमेटेड सिस्टम्स के कॉग्निटिव आउटपुट पर टैक्स लगाकर सरकार इंटेलिजेंस सरप्लस के एक हिस्से को उसके बनने के मोमेंट पर ही कैप्चर कर लेती है। ये रोबोट्स पर लगाया गया कोई टैक्स नहीं है, जो कि एक क्लमजी और आसानी से बाईपास किया जाने वाला मैट्रिक है, बल्कि ये इंसानी फैसले लेने की क्षमता के विस्थापन पर लगाया गया टैक्स है। मैथमेटिकली सीडीटी को रेंटियर इकोनॉमी 2.0 के पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बिना एआई जनरेटेड वेल्थ की वेलोसिटी एक ब्लैक होल इफेक्ट पैदा करती है, जहां कैपिटल सेंटर में इतनी तेजी से जमा होता है कि इकोनॉमी की पेरिफेरी भूख से मर जाती है। सीडीटी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह काम करता है, जो यूबीसी और हाई ऑर्डर पब्लिक सर्विसेज के जरिए वेल्थ को वापस सिस्टम के किनारों तक धकेलता है। कंप्यूट डिपेंडेंस की निरंतरता। कोई भी राष्ट्र चाहे किसी भी रास्ते पर चले, में एक नए सोशल हायरार्की के उभरने को स्वीकार करना होगा। कंप्यूट ओनर्स बनाम कंप्यूट डिपेंडेंट्स, ये क्लास स्ट्रगल का अंतिम इवोल्यूशन है। 19वीं सदी में संघर्ष बुर्जुआयानी उत्पादन के साधनों के मालिक और सर्वहारायानी अपनी मेहनत बेचने वाले लोगों के बीच था। 2030 के दशक में उत्पादन के साधन इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं कि उन्हें अब सर्वहारा की जरूरत नहीं रही। यह एक भयानक संभावना पैदा करता है, ये एक ऐसी आबादी जो सिर्फ एक्सप्लॉइटेड ही नहीं बल्कि इरेलेवेंट हो गई है। कंप्यूट डिपेंडेंट क्लास अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह स्टेट या कॉर्पोरेट मोनोपोलीज पर निर्भर है। उनकी वेल्थ को करेंसी में नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस क्रेडिट्स में मापा जाता है, यानी सिस्टम से अपने लिए कुछ करवाने की क्षमता। अगर ये क्रेडिट्स रोक दिए जाएं तो व्यक्ति बीमारी का डायग्नोसिस करने, घर की मरम्मत करने या शहर में रास्ता खोजने की क्षमता खो देता है। इसलिए ग्लोबल वेल्थ का रास्ता सिर्फ पैसों के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बल्कि एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। जियोपॉलिटिकल वेल्थ गैप डेटा पुअर नेशंस का उदय। जिस इनइक्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो किसी एक स्टेट की इंटरनल डायनामिक्स तक सीमित नहीं है, ये ग्लोबल स्केल पर दोहराई जा रही है। हम कंप्यूट सोवरेन नेशंस और डेटा पुअर नेशंस के बीच एक चौड़ी होती खाई देख रहे हैं। जिन राष्ट्रों ने 2020 के दशक में अपने खुद के सोवरेन स्टैक में इन्वेस्ट नहीं किया, वे अब डिजिटल नियो कॉलोनियलिज्म की स्थिति में है। उन्हें मॉडर्न सोसाइटी चलाने के लिए जरूरी एआई मॉडल्स के बदले अपने रॉ मटेरियल्स और अपने नागरिकों का डेटा कंप्यूट हेजिमन्स को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। ये एक ग्लोबल रेंटियर इकोनॉमी बनाता है, जहां पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स कंप्यूट डिपेंडेंट हो गए हैं। वर्ष 2038 के लिए डेटा ड्रिवन फोरकास्ट ये सुझाव देता है कि टॉप 3 कंप्यूट सॉवरेन ब्लॉक्स दुनिया की 75% से अधिक इफेक्टिव इंटेलिजेंस कैपेसिटी को कंट्रोल करेंगे। कॉग्निटिव कैपिटल का ये कंसंट्रेशन मानव इतिहास में सोने या तेल के किसी भी कंसंट्रेशन से कहीं ज्यादा एक तरफा है। वेल्थ ऑफ नेशंस अब इस बात का फंक्शन है कि एक स्टेट कितने क्यूबिट्स और जीपीयू का इस्तेमाल कर सकती है और कितनी इफेक्टिवली वो अपने डोमेस्टिक डेटा को फॉरेन एंटिटीज द्वारा हार्वेस्ट किए जाने से बचा सकती है। द अल्टीमेट ट्रैजेक्टरी अबंडेंस और असिमेट्री। जैसे जैसे हम इन ऑब्जर्वेशंस को सिंथेसाइज करते हैं, एक क्लियर पिक्चर सामने आती है। टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी अनिवार्य रूप से शेयर्ड अबंडेंस की यूटोपिया की तरफ नहीं ले जाती। अगर इसे इसके हाल पर छोड़ दिया जाए तो 2030 के दशक का इनविजिबल हैंड यानी सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर एफिशिएंसी के लिए ऑप्टिमाइज करेगा, न कि इक्विटी के लिए। रिकर्सिव कैपिटल की दुनिया में एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूटेड के बजाय कॉन्सेंट्रेटेड को फेवर करती है। ग्लोबल वेल्थ की ट्रैजेक्टरी फिलहाल एक हाइपर असिमेट्रिक फ्यूचर की तरफ सेट है। इस फ्यूचर में वेल्थ ऑफ नेशंस तो एस्ट्रोनॉमिकल है, लेकिन वेल्थ ऑफ पीपल प्रीकैरियस है। द ग्रेट डीकपलिंग कोई टेम्परेरी ग्लिच नहीं है, ये एक नई परमानेंट रियलिटी है। ह्यूमन लेबर की वैल्यू अपने फ्लोर की तरफ जा रही है, जबकि ऑटोमेटेड इन्फ्लुएंस की वैल्यू स्ट्रेटोस्फीयर की तरफ जा रही है। ये स्ट्रक्चरल रियलिटी हमारे समय की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण डिबेट के लिए स्टेज सेट करती है। अगर इकोनॉमी अब ह्यूमन एफर्ट को रिवॉर्ड करने वाला सिस्टम नहीं है तो इसका पर्पस क्या है? अगर वेल्थ एक सेल्फ इंप्रूविंग डिजिटल बायोस्फीयर द्वारा जनरेट की जाती है जिसे किसी ह्यूमन इनपुट की जरूरत नहीं है, तो उस वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अब कोई इकोनॉमिक सवाल नहीं बल्कि पूरी तरह से एक पॉलिटिकल और मोरल सवाल है। हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कमी की समस्या को हल कर सकती है, लेकिन ऐसा करने में हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जहां मशीन के मालिकों के पास बाकी इंसानियत के साथ इस मुनाफे को बांटने का कोई आर्थिक कारण नहीं है। हमारी आंखों के सामने ही वॉल्ड गार्डन्स बनाए जा रही हैं और एपीआई टोल्स तय किए जा रही हैं। एकमात्र चीज जो इस दिशा को बदल सकती है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की एक बुनियादी पुनर्परिभाषा, एक ऐसी परिभाषा जो लेबर फॉर इनकम मॉडल से आगे बढ़कर इंटेलिजेंस एज अ कॉमन्स के मॉडल की ओर ले जाए। इस काम की तात्कालिकता को जितना भी कहें कम है। हम इकोनॉमिक एस्केप वेलोसिटी के उस बिंदु के करीब पहुंच रहे हैं जहां ऑटोमेटेड सिस्टम्स की संपत्ति इतनी तेजी से बढ़ती है कि किसी भी इंसान के नेतृत्व वाले राजनीतिक आंदोलन के लिए उसे पकड़ना या रेगुलेट करना नामुमकिन हो जाता है। फिस्कल रीरूटिंग मैकेनिज्म्स जैसे कि कॉग्निटिव डिस्प्लेसमेंट टैक्सेस और यूनिवर्सल बेसिक कंप्यूट फ्रेमवर्क्स को सिलिकॉन जेंट्री के इतना शक्तिशाली होने से पहले लागू किया जाना चाहिए कि वे बस नेशन स्टेट से पूरी तरह बाहर निकल सकें। 30s के दशक के अंत की चुनौती ये सुनिश्चित करना है कि सिंगुलैरिटी एनलाइटनमेंट की सेवा करे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कमी की दुनिया से ऑटोमेटेड अबंडेंस की दुनिया में बदलाव डिजिटल फ्यूडलिज्म के एक नए डार्क एज का कारण न बने।
इसके लिए हमें जीडीपी और ग्रोथ के मैट्रिक्स से आगे देखने की जरूरत है और किसी भी आर्थिक सिस्टम के अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जो है उसमें रहने वाले इंसानों का फलना फूलना। यह हमें हमारे अध्ययन की अंतिम और महत्वपूर्ण पूछताछ की ओर ले जाता है कि एक ऐसी दुनिया में इंसानी भावना और उद्देश्य को कैसे बनाए रखा जाए जहां जीवित रहने के काम को मशीन ने हल कर दिया है। सिंगुलैरिटी की स्ट्रक्चरल फोर्सेज ने हमें अभाव को खत्म करने के साधन तो दे दिए हैं, लेकिन उन्होंने मानवीय प्रासंगिकता को खत्म करने के साधन भी दे दिए हैं। वर्ल्ड गार्डन और कोऑपरेटिव जोन के बीच चुनाव सिर्फ दो इकोनॉमिक मॉडल्स के बीच का चुनाव नहीं है, बल्कि ये इस बारे में चुनाव है कि एक ऑटोमेटेड वर्ल्ड में इंसान होने का क्या मतलब है। जैसे जैसे हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के कोल्ड मैथमेटिक्स से ह्यूमन पर्पस के वार्मर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स दायरे में आगे बढ़ रहे हैं, हमें यह पूछना होगा कि जब इनविजिबल हैंड को हमारी मदद की जरूरत नहीं रह जाएगी, तब हम ह्यूमन फ्लोरिशिंग के एसेंस को कैसे प्रिजर्व करेंगे। इस सवाल का जवाब ये तय करेगा कि 2030 में वेल्थ ऑफ नेशंस मानवीय उपलब्धि का एक स्मारक होगा या मानवीय एजेंसी के लिए एक समाधि का पत्थर। अब हमें अपना ध्यान सेक्शन 6.3 प्रिजर्विंग ह्यूमन फ्लोरिशिंग इन एन ऑटोमेटेड वर्ल्ड की स्ट्रेटेजीज की ओर ले जाना चाहिए।